Everyone, I'm my respected judges. मैं ऋषभ राजपाड़ी केबी हिंदी कक्षा 7वीं का छात्र आज आपके सामने मेरा प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो है फोर्थ सबथीम के अंदर जो कि है इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस अंडर द फोकल थीम अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो हम लोगों का जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा कि कैसे हम लोग हमारे जो सारे वेस्ट को रिड्यूस और रिसाइकल और रीयूज कर सके। मतलब हम लोग इधर 3R का जो है कॉन्शियसनेस बढ़ा सके कैसे लोगों के बीच में, हमारे ये टारगेट है। और इसीलिए हमने एक छोटा सा सर्वे किया था, 15 लोगों का सर्वे किया था, जिसमें कि हमको ये पता चला कि जितने भी लोग हैं उनमें से 53.33% पीपल आर ट्राइंग टू रिसाइकल ऑल द वेस्ट। हाँ, ये कम्प्लीटली सच भी नहीं हो सकता है, लोग बोल भी सकते हैं झूठ कि हम रिसाइकल कर रहे हैं, पर इसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल कुड ट्राई टू रिसाइकल द वेस्ट। फिर उनमें से हमने और एक चीज़ फाइंड आउट की कि जितने भी लोगों का हमने सर्वे किया था इसमें से 46.66% पीपल आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेटली, जो कि बहुत अच्छी बात है। कि ना मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को प्रोड्यूस करने पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पर अंत में एक बुरा रिजल्ट है कि जितना भी लोगों का हमने सर्वे किया था उसमें से ओनली 33.33% पीपल आर कॉन्शियस अबाउट द डैमेज और द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय गार्बेज, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। क्योंकि ना अगर यही कॉन्शियसनेस लेवल यहीं तक रहा तो आगे जाकर ये हमें बहुत हानि पहुंचा सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जैसे कि हमने बनाया है यहाँ पर 62 मिलियन टन्स जो है गार्बेज ईच ईयर इंडिया प्रोड्यूस करता है, उसमें से 43 मिलियन टन्स ही कलेक्ट होता है, बाकी 19 मिलियन टन्स कलेक्ट नहीं हो पाता है। जिसमें से कि जो 43 मिलियन टन्स होते हैं उसमें से 12 मिलियन टन्स ट्रीट किए जाते हैं अच्छे से, और बाकी जो 31 मिलियन टन्स बचते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। दोज आर डम्प्ड इन द बैकयार्ड्स व्हिच इज़ अ वेरी बैड प्रॉब्लम फॉर अस। तो उसके लिए हमने हमारा सॉल्यूशन और फ्यूचर प्लान निकाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बहुत सारे सर्च किए और उनमें से हमने रेफरेंस लेकर एक मॉडल बनाया हुआ है विच इज़ नॉट अप्लाइड बट वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस। एंड द सॉल्यूशन इज़ कि जो गार्बेज कलेक्टिंग व्हीकल होते हैं जो है वो इसी प्रोजेक्ट में जो रिकॉर्ड रूम को देकर जाएंगे, जिसमें कि उनका जितना भी वेट आता होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि वो कितना वेस्ट लाया है, जो कि बाद में जाकर म्यूनसिपालिटी के लिए मदद कर सकते हैं। फिर इधर आएगा डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने वेस्ट सेक्टर्स बनाए। रेड वाला है ग्लास का, येलो वाला है पेपर का, ब्राउन वाला है मेटल एंड ब्लू वन इज फॉर प्लास्टिक एंड द ग्रीन वन इज फॉर बायो वेस्ट। इसमें से हम जो बायो वेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा इधर एक डोमेस्टिक एनिमल हाउस है उधर हम लोग भेज देंगे ताकि वो भी कुछ खा सके, और बाकी जितना बचते हैं उसको हम लोग पेपर के साथ लेकर कॉम्पोस्ट बना सकते हैं और उसको हम लोग फार्मर्स को दे सकते हैं ताकि वो अपने फील्ड को और भी अच्छा बना सके। फिर जो बचते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वंस, दोज आर द प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड द ग्लास, उनके लिए हम लोगों ने अलग इंतज़ाम किया हुआ है। मेटल्स जो कि रीयूजेबल होते हैं उनको हम लोग इंडस्ट्रीज में भेज देंगे, और फिर बचते प्लास्टिक और ग्लास, उसको जो है हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, यूजेबल एंड नॉन यूजेबल। यूजेबल को हम इंडस्ट्रीज में भेज देंगे जैसे मेटल्स के साथ क्या था, और नॉन यूजेबल्स को हम इधर एक इंसिनरेशन यूनिट में भेजेंगे जहाँ पर उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे, जिसमें से कि जो यूजेबल होगा वो आर्टिफिशियल फाइबर्स में बन जाएगा, और रोड के लिए तार बनाई जा सकती है उससे, जो कि एक्सपेंसिव तार को रिप्लेस कर जो है लो एक्सपेंसिव कार्स बना सकता है, और जो पैसा उससे बचेगा वो अदर फील्ड्स में भी यूज़ हो सकता है। और जो उसमें से भी यूजेबल नहीं होगा उसको हम इधर इस मतलब बर्निंग हाउस में भेज देंगे, जहाँ पर ये जो नॉन यूजेबल्स होंगे ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से गर्म होने लगेंगे, ये धुएं में परिवर्तित हो जाएंगे, और इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इस बॉयलर तक जाएगी। यही बॉयलर में पानी होगा, गर्म होने लगेगा, वो जो है
हाई प्रेशर से एक पतले पाइप से टरबाइन की ओर जाएगा। वो टरबाइन से घूमने लगेगा और इधर पास में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर देगा और ये स्ट्रीट लाइट्स जलने लगेंगी। पर जो गैस बचता है उसमें से हम ट्राई करेंगे कि इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बनाया होगा जिसको हम ट्राई करेंगे मोस्ट ऑफ द गैस सकअप कर कर उसको फिल्टर कर कर फिर से फ्रेश एयर बना सकें। ये और हमने जो फ्यूचर प्लान बनाया हुआ है उसमें हमारा एक मेन मोटिव है कि लोगों के बीच में हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि गार्बेज को जो है ऐसे इधर उधर मत फेंको और जो है मतलब जो हमारे गार्बेज को कैसे हम अच्छे से डिस्पोज कर सकें। लोगों को जो है 3R पर कैसे फोकस कर सके और उसको फॉलो करने के लिए बोले और गार्बेज को हम इस प्रकार से यूज़ करें कि जो 3R का जो सपना है वो फुलफिल हो सके। यही मेरा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। Good afternoon everyone. Myself Trisha from KV Hijrigarh. Today I am showing my topic for NCSC program, that is after effect of natural disasters, which is under the sub-theme ecosystem based approach for self-reliance, which is also called EBA for self-reliance. तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि नेचुरल डिजास्टर से आपका क्या मतलब है। नेचुरल डिजास्टर्स वो होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, जो हमारी जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, फिजिकल और मेंटल स्टेट को पूरी तबाह करके चले जाते हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में मैं बेसिकली ज़्यादातर ध्यान लैंडस्लाइड, फ्लड और साइक्लोन में देने वाली हूँ। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोगों का नॉलेज जानना। तो इस नॉलेज को हमें टेस्ट करने के लिए हमने अपना मेथड यूज़ किया जो कि था सर्वे का। हमने हिंजलीघाट के इस एरिया में, आप देख सकते हैं हिंजलीघाट के इस एरिया में हमने सर्वे स्टार्ट किया, जहाँ तक तकरीबन हमने 30 लोगों का सर्वे लिया होगा, जिसमें ज़्यादातर यंग थे क्योंकि यंग जनरेशन ही हमारे कंट्री का फ्यूचर है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में मेन एम था आफ्टर इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी इन आवर डेली लाइफ्स और इकोसिस्टम, और नेक्स्ट था आफ्टर इफेक्ट ऑफ दीज नेचुरल कैलेमिटीज ऑन डिफरेंट फैमिलीज, लाइक एक रिच फैमिली और एक पुअर फैमिली में क्या इफेक्ट होता है। जहाँ हम ज़्यादातर जानते हैं जो एक रिच फैमिली होता है वो बिजनेसेस करते हैं और एक पुअर फैमिली इंडिया को देखते हुए ज़्यादातर पीसेंट्स और लेबर होते हैं। जब एक अब जैसे सोच लो बाढ़ आ गई, बाढ़ आएगी तो सॉइल इरोशन होगा, सॉइल इरोशन होगा तो सॉइल इरोशन होगा तो क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर इसमें बहुत इफेक्ट करेगा। अगर इनमें इफेक्ट करेगा तो उसकी घर की ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो लो होगा। एक पुअर फैमिली घर अच्छा नहीं होगा तो वो टूट जाएगा, जहाँ उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं होगी। जहाँ तक एक रिच फैमिली जो एक बिजनेस चला रही है उनके सिर्फ इकोनॉमिक लॉस होगी उनकी कंपनी की वजह से, क्योंकि कंपनी बंद रहेगी, ऑब्वियसली कंपनी बंद रहेगी। तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो हमें इससे मिला सर्वे से वो था लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस करना, क्योंकि लोगों को ज़्यादा जितनी अवेयरनेस मिलेगी उतना ही वो इसके आफ्टर इफेक्ट में इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो हमारे डाटा एनालिसिस से हमें पता चला कि आउट ऑफ 100 80% लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको क्या प्रिकॉशंस है वो नहीं जानते, बल्कि बाकी जो 20% लोग हैं वो जानते हैं और जो उनकी नॉलेज है वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है। जहाँ हमने सर्वे के दौरान क्वेश्चंस किए, उनके जो ओरली क्वेश्चंस किए उनमें उनके कहीं तक आंसर ठीक थे, कहीं तक आंसर थोड़े अटपटे से थे। तो जिससे हमें पता चलता है 20% लोग भी नहीं जानते अच्छे से, जानते हैं पर अच्छे से नहीं जानते। ये मैप है इंडिया का, यहाँ ये साइक्लोन प्रोन एरियाज है इंडिया के, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज, ये फ्लड प्रोन। जो हाईलाइटेड है ज़रूरी नहीं है कि उधर ही ये सब होता है, ये अनहाईलाइटेड एरियाज है उधर भी हो सकते हैं, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के और अवेयरनेस फैलाना। आजकल के बुक्स में एक बेसिक नॉलेज सबको दी जाती है और क्विक, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म इनके बारे में प्रिकॉशंस की। स्कूल में जैसे फायर ड्रिल होता है, अचानक से अगर स्कूल में फायर लग जाए तो इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब होता है। तो एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि स्कूल में अर्थक्वेक और फायर के अलावा फ्लड
और बाकी नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए भी इफेक्टिव ट्रेनिंग और नॉलेज दिया जाए बच्चों को, एज वेल एज टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, सभी को। तो ये हमारे सॉल्यूशंस और फ्यूचर प्लान है, जो हमने बहुत से सॉल्यूशंस में से कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशंस हमने चूज किए। तो फर्स्ट है द स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट प्रिकॉशंस एंड प्रैक्टिसेस। जब लोगों के पास एडुकेट नॉलेज होगी तो वो अपने लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जहाँ तक लोगों को सर्वे में, जैसे मैंने बताया, लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें नहीं पता था, वो खुद को इतना समझते नहीं थे कि अगर कुछ अचानक से हो जाए तो वो हैंडल कर सके अपने आप को। तो ये था। और दूसरा है स्कूल, ऑफिसेस और वर्क स्टेशन में प्रैक्टिस ड्रिल होगा, जो उन्हें अचानक से अगर कुछ कॉन्सिक्वेंस हो गए तो उन्हें बचाने के लिए हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, NGOs और प्राइवेट क्लब्स के लिए प्रिकॉशन और सेफगार्ड ट्रेनिंग होना। लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जहाँ वो खुद के साथ साथ बाकी लोग जो उनके आसपास हैं उन्हें भी बचा सकें, जैसे इमरजेंसी फर्स्ट एड और CPR, वो सब। फ्यूचर प्लान के लिए हमने डिसाइड किया है कि गेट अ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिफरेंट एरियाज, ताकि हमें पता चले उस एरिया का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि फ्यूचर में कुछ भी हो तो हम उसे अच्छे से एग्जामाइन कर सकें और उसके होने से पहले हम सबको बचा सकें। लर्न अबाउट द इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स, इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में सीखना। बी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अप टू डेटेड विद ऑल इंफॉर्मेशन। एक एरिया का, या फिर ज़रूरी नहीं है आप अपने एरिया के ही इंफॉर्मेशन रखें, डिफरेंट एरियाज़ के, रीजन्स के, उसके बारे में भी ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन रखें। और एक लास्ट में इंक्लूड करना चाहती हूँ, ह्यूमन और ह्यूमन अपने आप को एक दूसरे को समझे, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, क्योंकि ह्यूमन ही हमारी सोसाइटी का, हमारी पूरी दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स है। तो ज़रूरी है कि ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन को समझे। थैंक यू। Good morning everyone, I am Shashank Lantar and I am here with my project on the topic traditional games linkage to our health under the sub-theme of social and cultural movement for health and ecosystem. Health is the state of being fit physically, mentally and psychologically. Health is the biggest wealth of a person. A person can survive without money, but can't survive without a good health. A healthy person can do anything very much actively, but an unhealthy person can't do that much of actively. So being healthy is very much important. So ecosystem and our health is very much interrelated. If our ecosystem, that is where we live, is good and clean, we will stay healthy and our health is good. So for being healthy, there are so many ways. First is diet, and second are the physical activities. For good physical activities, the most appropriate way is our traditional games. Traditional games are the historic games which are played in very much ancient times. Such example, Kho-Kho, Gilli Danda, and archery and all this. Traditional games are better from the modern games, because in the traditional game it helps to attain some skills and also enhance our mental health and also our physical health. And besides all this, it also gives us refreshment and enjoyment. And when we get both the health and refreshment, it is very much good. So when we get the topic, we started about the topic discussion. Then we have started a survey, prepared some questions and asked people of the school parameters and some of the localities of Sindhligarh, and we collected the data and presented it as a bar graph and pie chart, and the given and the
data is here. We have pasted on the chart paper. Our first question to the people is the knowledge of traditional game, whether they know about the traditional games or not. And we found that 60% of the people knew about the traditional games and 40% doesn't. Then we asked people about the benefits of the traditional game, and we found that 65% of the people knew about the benefits of the traditional game. And then we asked which one is better, and we found that 65% of people said that modern games are better than the traditional games. And we asked them that how they knew about the traditional game. We found that most of the people knew about the traditional game from their parents, and then from some people from their school, and from the news. And we found also that social media and internet have no advertisement about the traditional games, and they should do that because the most influence of the internet is now on this time, and people can know about the traditional game more betterly in the internet. And from this we have prepared some solutions that we should initiate some steps in school, so that every school do some programs and cultural programs, so that the students can know about the traditional game, and they should enjoy the traditional game. And the second, government should initiate some steps so that every school can get this program. And the third, parents should encourage about the traditional game to the children, so that children know about the benefits, know about the traditional game, so that they should encourage and they should play about the game. And we have thought for the future plan also, so that government should extend it to many years, so that people can perfectly get the knowledge about this. And at last, I must say that traditional games must be played by the people, because it reflects our tradition and culture. So I will end my project here. Thank you.